नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हिंदी की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और इसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सीरीज का नाम है कोप सीरीज, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। और ये डेली हमारी जो क्लास आएगी वह शाम को 4 बजे आपको इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी और जो आपके लिए सभी ऐसे क्वेश्चन के सार संग्रह के साथ हम उपस्थित हुए हैं जो कि आपको सभी परीक्षाओं पे देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो मिलेगी। ठीक है, और ये हिंदी का है आपको सेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की जो है हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है, परंतु ये हिंदी में स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका कि जिससे कि आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। कोप सीरीज इसका नाम है क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस से आप लोग सब जुड़े हुए हो। प्रैक्टिस सेट जो हमारा है 1 है आज, और आज ही इस सीरीज का जो है श्री गणेश किया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से आनंद लोगे इस सीरीज का। और आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करेंगे और सजेस्ट भी कर सकते हैं, और हम आपको भी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट हों उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, चलिए पहला इसमें क्वेश्चन जो है वो मुहावरे से हमने लिया है। और मुहावरे से देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है। 1 से 3 तक हमें मुहावरे देखने के मिलेंगे। इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। ठीक है, इस अर्थ सही अर्थ क्या है इसका। पहला है खोपड़ी खुजलाना। इसमें है पहला दिमाग में कीड़ा होना। ठीक है, सिर में खुजली होना, मार से सिर फट जाना, या दुविधा में पड़ना। ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसे आराम से लगा सकते हो। ठीक है, मुहावरे एक ऐसी चीज़ होती है जो आसानी से लग सकती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति की जो है खुपड़िया जो है जब वो व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है तो वो क्या होता है, खुपड़िया में जो है खुजली हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम कर सकते हैं कि अरमान जो है साल भर तो पढ़ाई नहीं की, अब परीक्षाएं निकट हैं तो खुपड़िया खुजला रही है उनकी। ठीक है, वैसे ही सिर पर बाल कम है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो ऐसा हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो चुका है इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 4 3 5 करना। 3 5 करना अच्छा है। 3 5 में देखिए 3 5 मुहावरा, इसमें तितर बितर करना और बड़बड़ाना, पागलों की सी बातें करना, जैसे पागल होते हैं ऐसी बात करना, घुमाव फिराव की बात करना। घुमाव फिराव की बात करना बढ़िया है, इसमें भी अच्छा है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम इसमें कह सकते हैं घुमाव फिराव की बात करना। क्या, घुमाव फिराव की बात करने को कहते हैं 3 5 करना। और ये किस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे जब मेरा किसी पे उधार हो, मान लीजिए मेरा किसी पे उधार हो और मैं उससे उधार मांगने के लिए जाऊं तो मैं कहूँगा भाई तू मुझे जो है मेरे पैसे दे दे, और मुझसे 3 5 बात मत कर, क्योंकि ज़्यादातर उधार मांगने वाला जो है यही शब्द बोलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, घुमाव फिराव की बात जो है मत कर, हमें सीधे सीधे पैसे जो है हमारे दे दे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तो ज़्यादा समझाने की चीज़ें हैं नहीं मुहावरे में। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीसरा मुहावरा हमारा हो जाएगा शैतान के कान कतरना। शैतान के कान कतरना, और यहाँ पर है नालायक होना, बेसमझ होना, नास्तिक होना, चालाक होना। बढ़िया है, आप इसको इत्मीनान के साथ जो है बता सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो क्या है। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, शैतान के कान कतरने का मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालाक होना। क्या हो जाएगा, चालाक होना। जो आदमी शैतान के भी कान कतरते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चालाक होगा। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि तुम फरमान से बच कर रहना, तुम फरमान से बच कर रहना, क्योंकि उसे आसान मतलब सीधा सज्जन लड़का मत समझना, क्योंकि वह शैतान के भी कान कतर देता है। समझ गए नहीं, वो शैतान के भी कान कतर देता है। तो इस तरीके से जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चालाक है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चलिए अब लेकर चलते हैं आगे क्वेश्चन लोकोक्तियाँ हैं। इसमें भी हमारा क्वेश्चन बढ़िया है। और लोकोक्ति में हमारी जो पहली लोकोक्ति है वो है, नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं और प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। अरे वाह, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। बाजा बजाना खुशी का मौसम, बाजा बजाना खुशी का मौसम, असंगत बातें करना, शादी
का गीत। इन्हें तो आसानी से लगा सकते हो, 4 देखकर आसानी से आप 4 के 4 में ये देख लो कौन सा सबसे अलग सा लग रहा है आपको, ठीक है। तो शादी का गीत गाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाजा बजाना, खुशी का मौसम, असंगत बातें करना, ठीक है। यहाँ पर शादी का गीत गाना, यहाँ हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। तो इसमें हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से डी विकल्प होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, डी विकल्प, सॉरी डी नहीं, तीसरा विकल्प होना चाहिए असंगत, क्योंकि खुरपी के, हाँ असंगत बातें वाला होना चाहिए। चलिए कौन सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो होगा ना खुरपी, ठीक, खुरपी की हंसुए के साथ, तो क्या हो जाएगा असंगत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका असंगत बातें करना कई बार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में हमारा जो है 5वां प्रश्न जो है वो क्या है, जाके पाव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पसाई। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जाके पाव न फटे बिवाई, यानी कि जिसके पैरों में दरार भी ना पड़े, सो क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने कि पीर पराई क्या होती है, मेहनत क्या होती है। तो इसमें दयालु होना, ठीक है। दूसरा है दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, अरे करना नहीं होता चल जाता। कठोर होना, जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है, तो ये सही है भैया, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंजरी हो गई थी तो केवल बस हमें पता था और सब तो मज़े ही ले रहे थे, ठीक है। तो बस यही है कि जिसके ऊपर बीतती है बस वही जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो है, अब 6 से लेकर 8 तक जो है हम अलंकार का भेद पहचानेंगे। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं अलंकार वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में उपयुक्त अलंकार का भेद चयन कीजिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, कर समूल कुम्हिलाए। तो देखिए, मैं आपको पहला बताना चाहूँगा कि अलंकार क्या होता है। अलंकार जो होता है अलम प्लस के कार शब्द से मिलकर बना है। अलम प्लस के कार। अलंकार क्या होता है, एक तो होते हैं छंद, एक होते हैं रस, और अलंकार होते हैं आभूषण। क्या होते हैं बेटा, आभूषण, ठीक है। आभूषण, जिस प्रकार से स्त्री को सुंदर बनाने के लिए आभूषण का रोल होता है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार बहुत जरूरी होते हैं। अलंकार बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है बढ़त, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसी पहचान बताने वाला हूँ, ये फिलहाल में तो अभी समझ लो। अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके अर्थालंकार, दूसरे होते हैं शब्दालंकार, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं मुक्तक अलंकार, जहाँ पर शब्दों के साथ सौंदर्य पैदा हो, जहाँ अर्थ के साथ सौंदर्य पैदा हो, और जहाँ पर मुक्त के साथ मुक्ति, बिल्कुल शब्द और अर्थ दोनों के साथ हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यमक अलंकार में क्या होता है। जितनी बार शब्द आते हैं इतनी बार अर्थ अलग लेकर आते हैं, यानी कि जितनी बार शब्द आते हैं उतनी ही बार अर्थ अलग लेकर आते हैं। विरोधाभास में विरोधी बातें किया जाता है, क्या की जाती हैं, विरोधी बातें की जाती हैं। सलेश अलंकार में एक शब्द से अर्थ अनेक होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं। रूपक अलंकार में उपमान का भेद आरोपित किया जाता है। इसकी सिंपल पहचान है, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बढ़त, तो ये योजक चिन्ह, घटत, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं घटते घटते बढ़ते, संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाता है। जैसे संपत्ति बढ़ जाती है ऐसे सलिल जो है धीरे धीरे मन भी में सरोज जो है बढ़ जाता है। घटत फिर न घटकर ममूलक कहीं कुम्हिलाए, ठीक है। तो फिर क्या है, हमारा जो मन है वो कुम्हला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हमारा बच्चा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे का इसका जो आंसर आया वो क्या आया, रूपक अलंकार, ठीक है। 7वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप, ठीक है। 7वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, इसको देख लेंगे क्या है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अली माने होता है भोरा, क्या होता है, भोरा। रही गुलाब में अपत कटीली डार मतलब कटीला तना। तो उपमा अलंकार में तो उपमेय किया जाता है। उपमेय क्या होता है, इसमें उपमान किया जाता है, उपमेय किया जाता है, यानी कि उपमा तो नहीं होगा बिल्कुल। उत्प्रेक्षा मानो जन्हू तन्हू ये आता है, तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है। अतिशयोक्ति में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या बचा, अनुयुक्ति अलंकार। क्या बचा बेटा, अनुयुक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा रहा, अनुयुक्ति अलंकार। अब इसकी पहचान क्या होती है अनुयुक्ति अलंकार की, इसमें क्या होता है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत, यानी प्रस्तुत को क्या किया जाता है, व्यंजित किया जाता है। प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है, प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही काम किया गया है। अब अली रही गुलाब में, ठीक है, अपत कटीली डार, यानी कि जो मुश्किल चीज़ है, जो प्रस्तुत चीज़ है, उसको प्रस्तुत करने की बात की गई है। ठीक है, कटीली डार में अली कैसे रह जाएगा, भूरा कैसे रह जाएगा, जो कटीली डार है यहाँ पर। ठीक है, एक इसमें ही होता है, आपको मैं अगर थोड़ा समझा के देखूँ, उत्प्रेक्षा में मानो मनहु जनहु तनहु ये आता है। ठीक है, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दिया गया होता है। ठीक है, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बालों को खोल कर ना चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। समझ गए नहीं, तो ये बहुत फेंक दी बात है, नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर दी बात है। ऐसा कभी होता हुआ देखा नहीं ना, तो बस कह दिया क्या रखा है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में। यानी कि किरण मतलब तारों को कहा है, यानी सूर्य किरण है, रूप में तो सूर्य किरण की तरह है, और सौंदर्य में तो सुमन यानी कि फूल है, फूल में है। तो विभावना अलंकार, ठीक है, रूप अलंकार, ठीक है, यथासंख्या अलंकार, उल्लेख अलंकार। तो विभावना नहीं होगी, रूपक नहीं होगा, यथासंख्या होता ही नहीं है, तो कौन सा आ गया आपका, उल्लेख अलंकार यहाँ से आ चुका है। उल्लेख अलंकार एक ही वस्तु को अनेक रूपों में वर्णन किया जाता है। जब एक ही वस्तु को, प्यारे बच्चों, जब एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों में वर्णन किया जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं यही। ठीक है, उल्लेख अलंकार। ठीक है भाई, तो इतनी बात जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बढ़िया क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, ये पृथ्वीराज रासो जो है इसे समझते हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। ठीक है, पृथ्वीराज के दरबारी कार्यों का इसमें जिक्र दिया गया है। एक तो ये बात, फिर पृथ्वीराज वाला कौन से उसमें आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान की हम बात कर रहे हैं। अब ये किस काल का होता है, तो मैं आपको बताऊँ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, वो किसमें बताया, आदिकाल। अब काल जो होते हैं वो कितने कालों में बांटा गया है बेटा, इसमें 4 कालों में। पहला जो होता है वो हमारा होता है आदि काल, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा भक्ति काल, तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, रीति काल, चौथा जो होता है वो हमारा होता है आधुनिक काल। ठीक है, इनके भी काल अवधि आ जाती है। तो आदि काल की जो है 1050 से लेकर 1375 तक, 1050 से लेकर 1375 एडी तक आपको देखने के लिए मिलेगा। 1375 से लेकर 1450 एडी तक देखने मिलेगा। ठीक है, 1450 से लेकर 1800, वैसे तो 50 ही लिख देते हैं मगर 1857 है, चलो एडी तक देखने मिलेगा। और चौथा 1850 से लेकर और अब तक ये आपको देखने मिलेगा, इसका काल क्रम। तो ये भी आपका जो है याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। आधुनिक काल को फिर बांटा गया है भारत तेंदु युग,
ठीक है, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, ठीक है, फिर छायावाद युग, छायावाद युग, ठीक है, फिर आपका नई कविता युग, सॉरी छायोत्तर युग, छायोत्तर, छायोत्तर युग, फिर नई कविता युग, नई कविता युग। तो ये चीज़ें सब बांटी गई हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इसमें ही बांटी गई हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 10वां, ठीक है, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अभी तो हमने बात करी थी इसके ऊपर। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने कहा था आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब वो क्या है, क्या कहा था, वीरगाथा काल कहा था, इसे क्या कहा था, वीरगाथा काल कहा था, क्या कहा था, वीरगाथा काल, ठीक है भाई। तो ये बात पता होनी चाहिए, वीरगाथा काल इसमें कहा गया था, ठीक है, वीरगाथा काल इसको जो है कहा गया था, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो आती हैं वो कुछ सामने आ जाती हैं, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है वीरगाथा काल के कवि कौन थे, तो वीरगाथा काल के चंद्रबरदाई थे, कौन थे आपके, चंद्रबरदाई जो लिखे थे, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ये आप लिख लो, ठीक है। फिर आप जगनिक लिख लो, जगनिक लिख लो, जगनिक, फिर आप लिखो दलपति विजय, दलपति विजय लिख लो, दलपति विजय लिख लो, ठीक है। अमीर खुसरो लिख लो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो लिख लो, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और एक आपके हो जाते हैं अमीर खुसरो के बाद में, अमीर खुसरो के बाद में आप लिख सकते हैं विद्यापति, क्या लिख सकते हैं, विद्यापति, ये लिख सकते हो। ये सब मुख्य हैं आपके, ये क्या हैं, मुख्य है। एक नरपति नाहला, नरपति नाल है, ठीक है, नरपति नाहले से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो तो हो गया। जगनिक का जो आता है वो आता परमाल रासो, क्या आता है, परमाल, परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो आता है, ठीक है भाई। तो ये भी पता होना चाहिए परमाल रासो किसका है, बीसल देव रासो किसका है, और पृथ्वीराज रासो किसका है। विद्यापति की जो होती है पदावली होती है, कौन सी है, पदावली रचना, कौन सी पदावली। अमीर खुसरो की अगर बात आ जाए, अमीर खुसरो की तो बहुत सारी हैं, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक आपका आ जाता है आलाखंड, आलाखंड भी किसका है, जगनिक का है, आलाखंड, आलाखंड किसका है, जगनिक का है, ठीक है भाई। ये भी पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और किसी तरीके से और ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं वीरगाथा काल नाम जो था वो किसने, आचार्य शुक्ल ने दे दिया था, ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके मिलते हैं। नामकरण की बात कई बार आती है, इसकी अलग अलग तरीके से नामकरण की बात आ जाती है कि किसने किस इसे क्या काल कहा गया था, ठीक है भाई, इसे किसने कौन सा काल कहा गया था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसमें एक तो आदिकाल हो गया, एक चारण काल हो गया, ठीक है, और एक आपका वीरगाथा काल। इसमें पूछा कौन सा था, आचार्य शुक्ल ने इसे किस काल को कहा, तो क्या कहा था, वीरगाथा काल, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। चलिए इससे आगे 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्मला। 11वां क्वेश्चन अच्छा है, निर्मला किसकी रचना है, यानी निर्मला किसकी रचना है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव। जल्दी बताओ, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसकी है, प्रेमचंद की, निर्मला किसकी है, प्रेमचंद की। तो ये आपका हो चुका है प्रेमचंद्र, ठीक है। इससे ज़्यादा बस क्या याद रखना है आपको, ये इसमें याद रखना है कि कई बार इसमें जो है उपन्यास की श्रेणी में आ जाता है। अब इसकी क्या गोदाम है, गोदान है, रंगभूमि है, चलो और याद रख रहते हैं, गोदान, ठीक है, रंगभूमि, ठीक है, कर्मभूमि, कर्मभूमि,
कर्म भूमि, तो गोदान हो जाएगी, रंग भूमि हो जाएगी, कर्म भूमि हो जाएगी। ठीक है, सेवा सदन हो जाएगी, सेवा सदन, सेवा सदन हो जाएगी। फिर गबन हो जाएगी। ठीक है, गोदान तो हो चुकी है, गबन हो जाएगी। फिर एक होती है कायाकल्प। कौन सी होती है? कायाकल्प। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी कर्म भूमि, कायाकल्प, गबन, रंग भूमि, गोदान और सेवा सदन। ये सब हो जाएंगी यहाँ से प्रेमचंद की। और निर्मला तो इसकी है। इससे ज़्यादा याद करोगे ना, ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो आपको एक तो प्रैक्टिस सेट में टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर दूसरी बात ये, आप जो काम की बात है वो भूल जाओगे ज़्यादा डिटेल में जाकर। इन्हीं चीज़ें जो है ना केवल मोस्ट देखा करो। ठीक है, मोस्ट चीज़ें देखा करो। आधे अधूरे किसकी रचना है? आधे अधूरे किसकी रचना है? खूब एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा है। आधे अधूरे किसकी रचना है? ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन वल्लभ पंत, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो जल्दी बताओ यहाँ पर कौन से सही है? तो सबको पता चल गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता चल गया होगा ये। तो मोहन राकेश किसकी है? तो मोहन राकेश की जो है, फिर मोहन राकेश की है, ये किसकी है? मोहन राकेश की। खूब एग्जाम में आ जाता है मोहन राकेश, खूब। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन भी इसकी है। कौन सी है? आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश की है। ठीक है, किसका? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। ये किसकी है? मोहन राकेश की, ये भी। ठीक है, मगर यहाँ से एक मिलती जुलती है मोहन राकेश के नाम से तो नहीं, इस कृत्य से जुड़ी जुलती है। पूस की रात, पूस की रात, पूस की रात। ठीक है, पूस की रात किसकी है ये आपको बतानी है। पूस की रात जो है वो किसकी है? खूब चर्चा में, ये खूब चर्चा में आती है। पूस की रात जो है वो किसकी है? ठीक है, हाँ ठीक है, पूस की रात जो है वो किसकी है? जल्दी बताओ, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो पूस की रात जो है वो किसकी है, आपको भी बताना है इसके बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि आषाढ़ का एक दिन, एक होती है राजहंस। कौन सी होती है? एक राजहंस होती है। राजहंस यानी इसे क्या कहते हैं? लहरों का राजहंस। तो लहरों का राजहंस, राजहंस। तो भैया ये भी किसकी है? मोहन राकेश की है। अब पूस की रात बता दी? नहीं बताई। चलो तो मैं बताता हूँ किसकी है? प्रेमचंद की, प्रेमचंद्र की। ये किसकी है? प्रेमचंद्र की। इसके बारे में पता होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता? मोस्ट है। देखो यहाँ पर गलती करेंगे बच्चे, तो कवि का क्या होता है? कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। तो कवि का कवयित्री होता है, यानी कि आपका डी विकल्प यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी अंग्रेजी मूलक नहीं है? यानी कि क्या है? अरबी फारसी अंग्रेजी मूलक नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया कलम, दाग, किला, जल। इसकी हम क्लास पूरी बता चुके हैं, पूरी। तो यहाँ पर जल को छोड़कर सभी हैं। तो जल जो है वो कैसा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में भी क्या शब्द है? ये तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। इसके बाद ये तीनों ही जो है वो क्या है? अरबी फारसी, ये शब्द हैं अरबी फारसी मूलक शब्द। ठीक है भैया, तो अरबी फारसी मूलक शब्द जो है ये है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 और 16 में दिया गया है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द पहचानिए, अशुद्ध पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृति सही होता है। संस्कृति क्या होता है? सही होता है भाई। संस्कृति लिखा हुआ तो आप चाहे देख लेना लिख कर, क्या लिखेंगे? संस्कृति। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। उन्नतशील भी ऐसे लिखा जाएगा, उन्नतिशील ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तदुपरांत में से पृथक गलत लिखा, ऐसे लिखा जाता है पृथक। पृथक जो है ये सही है, ये पृथक सही है ये वाला, और यहाँ पर ये वाला जो है वो गलत है। तो अशुद्ध हो गया ये। तदुपरांत भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बस यही पहचानना है कि कौन सा आपका उत्तर है। ठीक है भाई, तो यही आपका जो है उत्तर है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ठीक है। ठीक है, आप जल्दी करोगे इसको, कौन सा ठीक हो जाएगा 16 से, बहुत अच्छा है, जल्दी बताओ। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया है। ठीक है भाई, बढ़िया है, आपका पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए क्या है आपका। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर देखिए, एक तो सदुपयोग सही बात है, सही होता है। यथेष्ट भी सही होता है, इनकार भी, ये गलत है, यही गलत है। इसे लिखा जाता है निह प्लस के स्वार्थ,
ये लिखा जाता है नी प्लस के स्वार्थ। यही आपका जो है इसमें छाटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, खटाई में पड़ने का अर्थ क्या होता है। अरे वाह, खटाई में पड़ने का अर्थ क्या होता है? अचार डालना, अच्छा अनिश्चित रहना, दूध फटना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या होगा? खटाई में पड़ना। कहते नहीं भाई यार मामला खटाई में पड़ गया। कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं मामला जो है किस में पड़ गया? खटाई में पड़ गया। जैसे मेरे पास क्या था, रोजगार ना होने पर मेरा जीवन जो है खटाई में पड़ गया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा जीवन जो है किस में, ऐसा मान जाएगा मेरा जीवन जो खटाई में पड़ गया। क्या करने के लिए? अचार डालना नहीं होगा, दूध फटना है, अनिश्चित रहना भी नहीं होगा। अनिश्चित का मतलब इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई सी भी चीज़ इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ इसमें आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योग क्या है? ये योग का मूल अवस्था है। योग मूल अवस्था, उसकी उत्तर अवस्था बताइए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ 3 प्रकार की अवस्था होती है। कितने प्रकार की अवस्था होती है? 3। एक होती है मूल अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है उत्तरा अवस्था, ठीक है। तीसरी होती है आपकी उत्तम अवस्था। क्या होती है? उत्तम अवस्था। ठीक है, इसे कहते हैं हम हिंदी में यानी कि PD, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। इसे कहते हैं CD, कॉम्परेटिव डिग्री। इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, SD। ठीक है, जैसे इसमें हो जाता है लघु, तो लघु इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? लघुत्तम। क्या हो जाएगा? लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुंदर। फिर यहाँ पर आएगा सुंदर भी आता है और बहुत सुंदर भी आता है, अधिक सुंदर भी आता है। अधिक सुंदर। ठीक है, यहाँ पर आएगा सबसे सुंदर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो ये भी पता होना चाहिए 3 अवस्थाएं होती हैं। तो योग का क्या हो जाएगा? योग तो योग ही हो जाएगा। योग का होगा योग। ठीक है, फिर आपका जो आपकी उत्तर अवस्था होगी वो कौन सी होगी? योग्यतर। कौन सी हो जाएगी? योग्यतर। ठीक है, फिर हो जाएगी योग्यतम। क्या हो जाएगी? योग्यतम। ठीक है, तुम अब देखा होगा तुमने या अंग्रेजी में क्या होता था? द मोस्ट लगाते थे, या फिर क्या लगाते थे? द मोस्ट लगाते थे, या फिर EST अंत में ये लगाते थे। यहाँ पर क्या लगाते थे? मोर लगाते थे, मोर, और ब्रैकेट बाद में देन। ठीक है, मोर देन। या फिर क्या लगाते थे? ER। क्या लगाते थे? ER। यहाँ पर एज सो या सो एस ये लगाते हैं। इसी चीज़ को तो कहते हैं। तो कौन सा हो गया? आपका होगा योग्यतर। बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, पेड़ से फल गिरा, अलग हो गया। करणकारक साधन के रूप में, साधन के रूप में कोई चीज़ होती है। अब से है, जैसे बच्चे गिलास से पानी पीते हैं तो यहाँ पर वो लगेगा। अपादान का मतलब होता अलगाव यानी अलग होना। तो यहाँ पर भी क्या आती है? विभक्ति से आती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, पत्ते अलग हो गए। संबंध में क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर संबोधन में क्या आता है? हे, अरे, ओह। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो हमारे कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं कुल कारक। एक होता है आपका कर्ता कारक, तो 4 तो ये हो गए। दूसरा होता है कर्म कारक 2 ही हो गए। ठीक है, एक आपका होता है संप्रदान कारक। ठीक है, तो इसमें ने विभक्ति होती है, इसमें को विभक्ति होती है, इसमें के लिए विभक्ति होती है। कौन सा बच गया? करण हो गया, अपदान हो गया, संबंध हो गया, संबोधन हो गया, अधिकरण। एक कौन सा बच गया? अधिकरण। इसमें में पर होती है, आधार को बताती है। तो ये होते हैं हमारे पूरे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन क्या है भैया, इसको समझ लेंगे। किस क्रमांक में सुत और सूत यानी कि सुत और सूत का शब्द दिया गया है? सारथी पुत्र, सारथी धागा, धागा घोड़ा, पुत्र सुई। जल्दी बताएंगे क्या बन जाएगा। तो क्लियर है इसमें। देखिए इसका मतलब जो होता है,
इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है सारथी। इसका मतलब क्या होता है? सारथी। और सुत का मतलब होता है पुत्र। इस वाले सुत का जो होता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुत्र। अब देखो क्या है ये, कौन से वाले विकल्प में है? ए विकल्प में। इसे कहते हैं भिन्नार्थ शब्द। इसे क्या कहते हैं? भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा। 21-22 में हम देखेंगे विलोम। 21-22 में हम जो देखेंगे वो विलोम देखेंगे। ठीक है। महान का बताना, महान का क्या है? तुच्छ, छोटा, क्षुद्र, अमहान। जल्दी बताना है। ठीक है भैया, जल्दी बताना क्या है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा पहला, महान का क्या होता है? तुच्छ होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा था, छोटे का बड़ा आ जाएगा, क्षुद्र का वृद्ध आ जाएगा, अमहान तो होता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इससे आगे देखते हैं। दारिद्र्य। दारिद्र्य क्या? दारिद्र्य का क्या होता है? दारिद्र्य का अर्थ होता है विपन्न स्थिति। क्या होता है? विपन्न स्थिति। इसका मतलब होता है विपन्न स्थिति को हम क्या कहते हैं? दारिद्र्य बोलते हैं। तो संपन्न स्थिति देख लो, तो इसका विलोम क्या होगा? संपन्न स्थिति। अब जो भी होगा इसका वही इसका अर्थ होगा, संपन्न। यश, संपत्ति, वैभव, कौशल। तो क्या हो जाएगा? वैभव। वैभव कहते हैं, क्या कहते हैं? वैभव। संपन्न स्थिति को कहते हैं वैभव। ठीक है भाई। यश का अपयश होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए 23वां क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य पहचानने हैं। शुद्ध वाक्य पहचानने हैं इसमें ठीक ठाक तरीके से। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानने हैं। बच्चों से गुस्सा मत करो, इसका बताना है। बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों के ऊपर नहीं होगा, बच्चों को गुस्सा मत करो, तो क्या होगा? बच्चों पर गुस्सा मत करो। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बच्चों के ऊपर, सॉरी बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर ही तो किया जाता है। तो हमारा दूसरा भी गलत होगा, आपका सही हो जाएगा बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो। ठीक है, अभी तो नहीं कह रहे, जब तुम थोड़े से और बड़े हो जाओगे जब कहा जाएगा बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो। ठीक है, इसलिए बच्चों के ऊपर। ठीक है, सॉरी बच्चों के ऊपर या बच्चों पर? एक मिनट रुको। कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया, हाँ भाई। तो इसलिए इसका हो जाएगा बी विकल्प सही। तो कौन सा हो जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो, क्योंकि यहाँ पर के ऊपर जो आ जाएगा ना, अव्यय आ जाएगा, और इसमें अव्यय का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप आ रही बात समझे? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अव्यय आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मोस्ट है। 24वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, उसको सही करेंगे। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक मैं हूँ। तो ये तो आपका हो गया वाक्य, इसमें पहचानना। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक मैं हूँ, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक नहीं हूँ, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक मैं हूँ, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ से बढ़िया हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। 25वां क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाचक शब्द क्या है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पुत्री का पर्यायवाचक शब्द क्या है? पुत्री का पर्यायवाचक शब्द वत्सला, पोत्री, गौरी, आत्मजा। मोस्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा? आत्मजा, जो आत्मा से जन्मी हो, तो इसे कहते हैं आत्मजा, कहते हैं पुत्री के लिए। ठीक है, तो पुत्री का आत्मजा होता है, सुता होता है, तन्या होता है, दुहिता होता है, तनुजा होता है। तो क्या होता है? इसे लिखेंगे आपका दुहिता। ठीक है, तनुजा। ठीक है, तनुजा, आत्मजा, आत्मजा। ठीक है, सुता, सुता। ये सब क्या होते हैं? ये पुत्री के होते हैं। ये सब किसके होते हैं? पुत्री के होते हैं, याद रखना। ठीक है, ठीक है भाई, ये पुत्री के होते हैं। 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाचक नहीं है? नदी का नहीं है। निर्जनी, तरंगणी, तरणी, सरिता। मोस्ट 26वां क्वेश्चन आपका मोस्ट है भैया। तो समझ गए नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा? तरणी जो होता है वो किसका? नदी का बोला है, नदी का नहीं होना चाहिए, तो तरणी होता नाव का। किसका होता है? नाव का। तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अलग। तो किसका हो जाएगा? ये नाव का हो जाएगा, जबकि ये भी नदी का होता है। ठीक है, तरंगणी भी नदी का होता है। ठीक है, और ये सरिता भी किसका होता है? नदी का होता है। क्लियर? इतनी बात याद रखनी है। अब नदी के ये सब होते हैं, एक होती है अपंगा भी होता है। ठीक है, निम्नगा भी होता है। इसका क्या होता है? निम्नगा, अपंगा।
अपंगा, और एक और होता है निम्नगा। ठीक है, क्या होता है? निम्नगा। ठीक है भाई, निम्नगा। तो ये भी आपको थोड़े से याद रखने हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? सखा का समानार्थक शब्द क्या है? सखा का समानार्थक शब्द क्या है? मित्र, सखी, सुखी, सूखा। समानार्थक, जिसमें समान अर्थ प्रकट होता हो, जिसमें समान अर्थ प्रकट होता हो। जल्दी बताओ क्या बनेगा बिंदास तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। सखा का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में खूब आते हैं। ठीक है, मित्र। अब इसके साथ साथ दोस्त, यार, ठीक है, घेरा, मित्र, ये सब होते हैं इसके। तो दोस्त भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, यार भी कहते हैं, ठीक है, घेरा भी कहते हैं। ठीक है, इन सब के नाम यही हैं। ठीक है, इन सब के नाम यही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चिंतवत, ज्यो गत हारे थकिक जुआरी, छोटे चिकुन बदन कुहाना, जोन मिलानी, जो नलिनी हिसकर मानी। तो यहाँ पर है हास्य, करुण, आपका विप्रलभ अलंकार या संयोग। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है मोस्ट। ठीक है भैया, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका? वो हो जाएगा विप्रलभ श्रृंगार। अभी विप्रलभ श्रृंगार कौन सा होता है? देखिए, हास्य में हंसी का होता है, हास होता है। करुणा में जो होता है वो आपको पता ही है, करुणा में दुख होता है। ठीक है, अब संयोग में आपका मिलन होता है, मिलने की खुशी होती है। अब विप्रलभ श्रृंगार क्या होता है? विप्रलभ श्रृंगार क्या होता है इसमें? तो इसमें क्या होता है? स्थायी भाव रति होती है। ठीक है, और इसमें स्टेम आशा जो है, सॉरी आश्रय जो है वो क्या है? आश्रय जो है वो क्या है इसमें? आश्रय है राधा। कौन है? आश्रय राधा। आलम्बन है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा है आपका? स्थायी भाव कह सकते हैं हम, स्थायी भाव, स्थायी भाव कह सकते हैं रति को। ठीक है, रति को। अब यहाँ पर आश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन जो है, आश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन कौन है अगर यहाँ बात करें तो ये है आश्रय आलम्बन राधा। ठीक है, आश्रय आलम्बन राधा है। आलम्बन जो है वो कौन है? आलम्बन कौन है? आलम्बन जो है वो कौन है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये आपको बता दिया था कि आलम्बन जो होता है वो कौन होता है और आश्रय आलम्बन क्या होता है। अगर ये चीज़ समझनी है और भी ज़्यादा डिटेल में जाकर, तो आप हमारी जो है जो रिवीजन क्लास चल रही है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो तो उज्ज्वल होए, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो क्या है? जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो तो उज्ज्वल होए। ठीक है, तो इसमें उत्प्रेक्षा नहीं होगी। ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। उपमा भी नहीं होने की, यमक भी नहीं होगा। तो विरोधाभास अलंकार क्या होगा? जहाँ पदार्थ, गुण या क्रिया के विरोध करते हुए भी विरोध ना हो। समझ गए नहीं? जहाँ पर क्या हो सकता है? पदार्थ, पदार्थ या आप कह सकते हो गुण या क्रिया, गुण या क्रिया, क्रिया का विरोध करते भी उसका विरोध न हो। उन्हें कहा जो जो, ठीक है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्ज्वल होए। ठीक है भैया, तो जैसे जैसे आपका आप श्याम रंग बूढ़ा होता रहे, ऐसे ऐसे क्या होता रहे वो, तो उज्ज्वल हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या करा? विरोध किया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। तीसरा है जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत सुकुन, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बहुत बढ़िया। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? छंद बताइए जल्दी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो मात्रा है, एक एक एक। यहाँ पर आपका हो जाएगा उस आया तो एक, आपका एक एक। यहाँ पर आपका आ जाएगा दो, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर एक एक। तो यहाँ पर 3 और 3 6, 3 और 6 और 3 9 और 9 और 2 11। ठीक है, तो 11 और 13 जो होते हैं वो किस में होते हैं? 11 13 किस में होते हैं? दोहे में होते हैं। ठीक है, 11 13 किस में होते हैं? 11 और 13 किस में होती हैं? ये दोहे में होते हैं। किस में होते हैं भाई? दोहे में। और दोहा कहाँ पर है? बी विकल्प में। ठीक है, दोहा ये सममात्रिक होता है। सममात्रिक कौन सा? चौपाई। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16 होती हैं। दोहा जो होता है वो अर्ध सममात्रिक होता है। अर्ध
मात्रिक इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहली और तीसरे में, प्रथम चरण और तीसरे चरण में जो होती हैं वो मात्रा होती हैं 11 कितनी होती हैं, 11 मात्रा होती हैं, 11 मात्रा, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में जो होती हैं बेटा कितनी होती हैं, 13 और 13 होती है। सोठा जो होता है वो इसका ही उल्टा होता है, सोठा जो होता है इसका ही क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना। एक सेकेंड 2 1 3 हो गए, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर गलत, अच्छा एक हमने यहाँ काउंट नहीं करी, सॉरी एक यहाँ काउंट नहीं करी, ठीक है, हाँ एक प्राकृति में, तो एक प्राकृति में ये वाली, ठीक है, ये वाली काउंट नहीं करी, तो ये 13 हो गई, सॉरी। तो यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 13 और ये हो जाएंगे आपकी 11, ये आपकी 11 और ये आपकी हो जाएंगी 13 हो जाएंगी ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 13 और यहाँ आपका आ जाएगा 11, ठीक है, ये होता है दोहा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो गया है, ये आपकी मात्रा हो चुकी है। चलिए 31वां क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन है, जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मैथिली। ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन मोस्ट है बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, कृति का नाम था आपका वैद्यनाथ मिश्र की, ठीक है। ये आरी बात समझ में नहीं। अब क्या है मैं आपको बताऊंगा, रचना जो करी थी वैद्यनाथ मिश्र की थी और रचना का नाम था आपका, एक मैं आपको बताऊंगा इसमें, एक वैद्यनाथ क्या थे, ये मतलब ऐसा थे, एक क्या कहते हैं उनको, एक मैं आपको बताता हूँ, एक इनके पास एक व्यक्ति आए थे और वो व्यक्ति जो है इनसे काव्य भाषा के बारे में सीखना चाह रहे थे। किसके बारे में, काव्य भाषा के बारे में। और काव्य भाषा कौन सी होती है, मैथिली, ठीक है, कैसी होती है, मैथिली। तो उन्होंने क्या कहा था, ठीक है इसे हम लिख नहीं सकते ज़्यादा, इसे हम क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। और जब लिख नहीं सकते तो लिखने के रूप में उन्होंने क्या कहा था उसको, कि ठीक है मैं आपको जो है इसकी कृति के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो उस कृति का रचना का नाम जो था पत्रहीन नग्न छाद, क्या था, पत्रहीन नग्न छाद। उस रचना का नाम जो था वैद्यनाथ की, वो क्या था, पत्रहीन नग्न और छाद, ये था नाम इनका पूरा पत्रिका का। और ये जो था नागार्जुन का, वो पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। कौन सी भाषा में थी, तो वो थी भैया मैथिली में। कौन सी भाषा में थी, मैथिली भाषा में थी, और तुम्हें पता ही है मैथिली भाषा का, ठीक है भैया। तो इससे जो है मैथिली भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। संस्कृत में नहीं मिला, प्राकृत में नहीं मिला और हिंदी में नहीं। तो कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कुछ आपके अजीबोगरीब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं परीक्षा में भी। जौहर के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। जौहर के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, द्वारका प्रसाद महेश्वरी, शिवमंगल सिंह सुमन, श्याम नारायण पांडे, ये मोस्ट है आपका। तो कौन हो जाएगा आपका, श्याम नारायण पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। तो आपका आ जाएगा डी विकल्प, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। इनकी एक और याद रखना है, ठीक है, वो है आपका हल्दी घाटी, हल्दी घाटी और याद रखना, ठीक है भाई, ये भी याद रखना। अब किसके ऊपर है ये किसके ऊपर है, ये पद्मिनी की जौहर कथा है। ये किसकी है, पद्मिनी की जौहर कथा। अगर हम बात करें तो किसकी है, पद्मिनी की जौहर कथा, जौहर कथा, ठीक है भाई, इसके ऊपर है बस, और कुछ ज़्यादा मत ध्यान दो। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा विलोम, कौन सा विलोम, ये देखिए निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प उपकर्ष का विरोधाभासी शब्द है। तो उत्कर्ष, अपकर्ष, स्थिर, चलांक, मोस्ट है ये भी मोस्ट है आपका। तो कौन सा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष का जो होता है वो अपकर्ष का क्या होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। तो यहाँ पर ये तो यही है, इसका मतलब नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब स्थिर का जो होता है वो क्या होता है अस्थिर, स्थिर का क्या होता है अस्थिर, चालाक का अचालाक, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है, इसका हो जाएगा अस्थिर, अस्थिर, चालाक का अचालाक, ठीक है। ये तो आपका कौन सा हो गया, ए विकल्प हो गया उत्कर्ष, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तो निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, काशी, मोस्ट है, खूब पढ़ा हुआ भी है आपको, खूब पढ़ा हुआ, तो इसमें कौन सी है आपकी विनय पत्रिका, कौन सी है इसमें विनय पत्रिका। अब तुलसीदास से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो रामचरितमानस, रामचरितमानस लिख लो एक, ठीक है। एक आपकी होती है इसमें रत्नावली, रत्नावली आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। गीतावली कौन सी हो जाएगी, गीतावली, एक गीतावली हो जाएगी इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। एक है कवितावली, कौन सी है कवितावली, कवितावली हो जाएगी, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी पार्वती मंगल, कौन सी हो जाएगी पार्वती मंगल, ये भी मोस्ट है, पार्वती मंगल हो जाएगी। एक आपकी रत्नावली हो जाएगी, कौन सी रत्नावली, चलो हो गई, एक रामचरितमानस, रत्नावली, गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल, ठीक है। एक आपकी होती है रामज्ञ प्रसन्न, ठीक है, कौन सी है रामज्ञ प्रसन्न, रामज्ञ प्रसन्न, ठीक है, रामज्ञ प्रसन्न। इसमें एक साहित्य लहरी है, किसकी है, ये सूरदास की है, सूरदास की साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें तो याद रखनी जरूरी हैं आपकी, ठीक है, 2-3 चीज़ें तो आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी। 35वां क्वेश्चन है, उपसर्ग दिए गए उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त कर सकते हैं, राम के साथ नहीं कर सकते, उपरण नहीं कर सकते, उपमान कर सकते हैं, अपमान, अप प्लस के मान कर सकते हैं, अप प्लस के मान हम कर सकते थे, इसे बना सकते हैं अपमान, तो आपका विकल्प बन जाएगा कौन सा, सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं, मालती जोशी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा। इसमें से आपको आंसर मिल गया होगा, कौन है महादेवी वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बनारस में, बनारस में इनका जन्म हुआ था, ये आपको आ सकता है। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जन्म पूछा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था इनको, क्या कहा जाता था, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था इनको, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। और इनको जो है पद्म भूषण मिला था 1956 में, इन्हें मिला था पद्म भूषण मिला था 1956 में, इनको ये भी मोस्ट है, ठीक है। एक इनका आपका हो सकता है विभूषण, पद्म विभूषण, तो विभूषण जो मिला था वो मिला था 88 में, 1988 में मिला था विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, याद रख लेना, पद्म विभूषण मिला था। ज्ञानपीठ जो मिला था इनकी यामा को मिला था, कब मिला था 1982 में, तो ज्ञानपीठ भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, पुरस्कार कब मिला था इनको, वो मिला था 1982 में, आई थिंक, किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था, किसके लिए, यामा के लिए मिला था, ठीक है, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। ये छायावादी युग की थी, कैसी थी, छायावादी युग की, छायावादी युग की, ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो इतनी चीज़ें बहुत हैं, इतनी चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन के तरफ, जो हमारी इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। दिए गए विकल्प में से विधुर स्त्रीलिंग कौन सा है, विधुरनी, विधवा या विधुराइन, ये मोस्ट है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधवा। विधुर जो बोलते हैं उसका क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है, उसे कहते हैं विधवा, यानी कि विधुर कौन होता है, विधुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो। और विधवा किसे कहते हैं, जिसका पति स्विच ऑफ हो गया हो, क्या हो गया हो, पति स्विच ऑफ नहीं, मर गया हो, ठीक है, ये बात है,
ठीक है भाई। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है याद रखना है। ये था हमारा मतलब सीरीज आपकी, इसे हम कह सकते हैं कोप सीरीज, और हमारा इसमें था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आपको 4 बजे हर दिन मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो और आपको लगा हो कि आपके लिए योग्य है, और ये सभी एग्जामों के लिए टफ क्वेश्चन आए हैं, हल्के क्वेश्चन का काम चलेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी थे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी भी थे। तो इसी तरीके का पेपर भी आता है, आपको लगता है ऐसे कि सारा कर देंगे, परंतु जब हम इकट्ठा करके बैठते हैं तो वही हमारे 37 में से 25 या 26 ही बैठ पाते हैं। तो यही नहीं करना है आपको, ये 35 या 36 करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए ऐसी सीरीज के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।